मेरा फिर कह रहा हूं, हो सकता है सवाल देख के आपको लगे कि सर ये सवाल तो थोड़ा रूटीनल है। मैं आपको एक रूटीनल वे भी करा दूंगा और एक इसका नॉन रूटीनल वे होगा, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो ये जो भी सेंट्रॉइड लिखा हुआ है ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, और अगर मैं इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो होगा, अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो क्या केवल यहां तक बनेगा? नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो कहा नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फिर से एक बार आपके सामने आ गए हैं आपके प्रिय अभिषेक त्रिवेदी सर, ABT सर। और इस बार के जो वीडियोस के व्यूज देखकर मेरे को ये थोड़ा सा आभास हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में वैसे भी थोड़ा सा बच्चों को पेन कम होता है, लेकिन हम लोगों ने एक अपने दिमाग में शेड्यूल बना रखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज है और जो उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है उस पर हम लोगों को 2 लेक्चर लेने हैं। तो लास्ट राउंड पे मैंने उसकी काफ़ी सारी बातें आपके साथ कर ली थी, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बोलो कर लिए थे, कई सारे सवाल भी आप लोगों को करवा दिए थे। उसी कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग सेकंड टर्न लेके आ रहे हैं। तो मुझे पता है इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको उतना इनपुट ना मिले, लेकिन एक बात बच्चों सभी से कह देता हूं, अब इसके बाद आने वाली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये 5 लेक्चर जो होंगे वो कम से कम 6 से लेके 7 लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट होके आएंगे। स्ट्रेट लाइन सर्किल मिला के हो सकता है 2 से लेके 3 लेक्चर हों, और कोनिक सेक्शन पे हो सकता है 3 से लेके 4 लेक्चर हों। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी कुछ अच्छी और नॉन रूटीनल बातें बताई जाएं, और उसके बाद तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी फिर तो स्काई इज द लिमिट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2, लास्ट रन पे मैंने जितने भी सवाल आपको करा दिए थे उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और हैं, तो आइए जरा देखें। मेरा फिर कह रहा हूं, हो सकता है सवाल देख के आपको लगे कि सर ये सवाल तो थोड़ा रूटीनल है। मेरे जो बताने का तरीका होगा मैं आपको एक रूटीनल वे भी करा दूंगा, और एक इसका जो भी हमारा नॉन रूटीनल वे होगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। तो यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोसेक पाई बाई 7 इज इक्वल टू कोसेक 2 पाई बाई 7 प्लस कोसेक 3 पाई बाई 7 कहता है आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसको करने का जो बिल्कुल रूटीनल वे है, मैं इधर से शुरू हो जाता हूं। ये लिखा है 1 अपॉन साइन ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ 3 पाई बाई 7। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो नीचे आ गया साइन 2 पाई बाई 7 साइन 3 पाई बाई 7, और ऊपर आ गया साइन 3 पाई बाई 7, प्लस में आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 7। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं CND लगाता हूं तो साइन C प्लस साइन D के फॉर्मूले में C प्लस D बाई 2 और C माइनस D बाई 2 एंगल आता है। तो अगर मैं यहां पर लगाऊं तो कुछ 5 पाई बाई 14 आएगा। अब 5 पाई बाई 14 हो गया, नीचे देखिए 14 हो गया, जबकि हमारे एंगल्स के डिनोमिनेटर में तो बोलो 7 है। तो मैंने एक काम खेला बेटा, याद कीजिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो तो साइन थीटा ही रहता है। तो मैंने यहां पर एक काम किया कि ये जो आपका साइन 3 पाई बाई 7 लिखा है इसको मैंने लिख दिया साइन 4 पाई बाई 7, और ये हो गया आपका साइन 2 पाई बाई 7। इससे मेरा फायदा क्या होगा, जब मैं C प्लस D बाई 2 लगाऊंगा तो ऊपर देखिए मेरा जो एंगल का सम आएगा वो इवन आएगा, और अपॉन में 2 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, जिससे मेरा डिनोमिनेटर कम से कम 7 ही रहेगा। अब अगर मैं यहां पर मान लीजिए लगा देता हूं साइन C प्लस साइन D, तो आएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2, और इनटू आएगा कॉस C माइनस D बाई 2, तो वो हो जाएगा आपका पाई बाई 7। तो फायदा ये देखिए, आपका साइन 3 पाई बाई 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या लिखा है 2 कॉस
π/7 डिवाइडेड बाय, और बच्चों नीचे लिखा हुआ है sin 2π/7। sin 2π/7 को अगर मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूं तो बोलिए आ गया आपका ये कटा एंड दिस प्रूव्ड दैट दिस इज इक्वल टू कोसेक π/7, और यही बोलिए मुझे प्रूव करना था। तो बच्चे कहते हैं सर इसमें तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई, हो तो गया बड़े आराम से। मैंने कहा बच्चों बिल्कुल हो गया, लेकिन अब मेरा इंटेंशन जो है वो समझिएगा, इस सवाल को करने का मैं अब आपके सामने मेथड नंबर 2 लाने जा रहा हूं। तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं। कॉपी बनाने के बाद इसको हटाकर अब मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूं, और शायद जब हम लोग लास्ट टर्न में थे तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इसके करने का वो तरीका थोड़ा सा सोचा भी था। यहां पर देखिए आपके एंगल हैं π/7, 2π/7 और 3π/7। तो मैंने इसका ऐसे विचार आपके मन में डाला था कि एक एंगल π/7, फिर 2π/7, फिर 3π/7, इसका मतलब ये सारे एंगल π/7 से बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे इसको सोचा है कि अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक सर्किल बना लेता हूं और इस सर्किल को 7 बराबर भागों में, अगर मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भागों में ऐसे मान लीजिए मैं बांट देता हूं, तो अब आप ऐसे महसूस कीजिए मेरे कहने पे, जैसे इसका नाम मान लीजिए मैंने रख दिया A1, इसका नाम मैंने रख दिया A2, इसका नाम A3, इसका A4, A5, A6 और A7, और अगर मान लीजिए मैं इनको ऐसे ज्वाइन करता चला जाऊं। बेटा ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं इतना बना रहा हूं, वरना हम लोगों को इतना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां देखिए बच्चों इसका सेंटर होगा, अगर मैं ऐसे करके मिलाऊं तो ये एंगल बोलो होगा कितना, 2π/7। तो अब मेरे थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगर मान लीजिए इस सर्किल की रेडियस को अपनी कन्वीनियंसी के लिए थोड़ी देर के लिए 1 ला देता हूं, क्योंकि बच्चों मुझे यहां पर रेडियस से ज्यादा बोलो एंगल में इंटरेस्ट है। तो अगर मैंने इसकी रेडियस को 1 मान लिया, और बच्चों अगर मैं यहां से बोलो इस पर परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये जो एंगल होगा वो होगा π/7। तो अगर ये लेंथ आपकी 1 है और ये एंगल π/7 है, तो ये जो तुम्हें इतना हिस्सा दिखाई पड़ेगा वो बोलो आपको दिखाई पड़ेगा साइन π/7, और ये जो लेंथ होगी इस पूरे लेंथ की आधी होगी। अरे तो सर्किल की प्रॉपर्टी है ना, ये सर्किल की बेसिकली एक कॉर्ड हो गई, और सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, परपेंडिकुलर गिराया तो उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। इसका मतलब जो मेरी टोटल A1 A2 लंबाई होगी वो बोलिए हो जाएगी 2 टाइम्स साइन π/7। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सहमत हैं मेरी बात से। अब अच्छा बच्चों बताइए, अगर मैं मान लीजिए आपसे कहूं कि चलिए आप A1 A3 की लंबाई बताइए, तो मैंने जब A1 A3 को ज्वाइन किया तो बच्चों ये जो टोटल एंगल होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब 4π/7 हो जाएगा। मैं फिर वही परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो A1 A3 की लंबाई अब आ जाएगी 2 × साइन 2π/7। अब तक समझ गए बच्चे? A1 A2 के बीच में कितने गैप हैं, केवल एक सिंगल गैप है, और वो एंगल कितना है 2π/7, तो ये लेंथ आएगी 2 साइन π/7। A1 A3 के बीच में 2 गैप हैं, 2 गैप हैं, इसका मतलब वो जो एंगल होगा वो हो जाएगा 4π/7। तो 4π/7 का आधा कितना होगा जब मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा, कुछ ऐसे करके, तो वो एंगल हो जाएगा 2π/7। तो A1 A3 की लेंथ आएगी
2 टाइम्स साइन 2π/7। ऐसे ही मैं A1 A4 A1 A5 A1 A6 बोलो सब निकाल सकता हूं। अगर मुझसे कोई कहे A1 A7 निकालिए तो आप उल्टी तरफ से देखना कि A1 और A7 के बीच में कितना गैप है। इसी तरह से अगर मैं A1 और A6 की बात करता हूं तो भी बोलिए बच्चों यही काम हो जाएगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूं मेरी बात को समझिएगा बच्चों। तो मैं क्या कहने वाला हूं, इसका मतलब मुझे π/7 में इंटरेस्ट है, मुझे 2π/7 में इंटरेस्ट है और मुझे 3π/7 में इंटरेस्ट है। अब गेम समझिए बच्चों जरा, ये सातों पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, बोलो ये सातों पॉइंट सर्किल पर हैं। इसका मतलब ये जो भी पॉलीगन बन रहा है बोलो वो साइक्लिक है। अगर मैं इन 7 में से कोई 4 उठा लूं, अगर मैं इन 7 में से कोई 4 उठा लूं तो क्या वो भी साइक्लिक होंगे? बिल्कुल होंगे। और गेम क्या है कि एक में आ जाए π/7 मतलब वो अगल बगल के हों, एक में आ जाए 2π/7, एक में फिर आ जाए 3π/7। तो हम इसी बात को दिमाग में रखते हुए क्या काम करने जा रहे हैं जरा देखो कि अगर मान लीजिए मैं इसके 4 वर्टेक्स ऐसे उठाता हूं कलर चेंज करके, मान लीजिए एक मैंने लिया A1, एक मैंने लिया मान लो A2, एक मैंने लिया बोलो A4। A1 A2 क्यों लिया? क्योंकि इनके बीच में सिंगल गैप है। फिर मेरे को 2 गैप वाला चाहिए तो 2 गैप वाला ले लिया, और अब चाहिए 3 गैप वाला तो वो हो गया A7। और अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूं बच्चों, इनको मतलब मैं जिस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं उसका नाम है A1 A2 A4 और A7। अब ये सर्किल पर बोलो मैंने 4 पॉइंट उठाए और ये चारों पॉइंट आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं बोलो वो हैं तो कौन साइक्लिक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कभी ना कभी एसओटी या कभी ना कभी ठीक ठाक ज्योमेट्री वाली चीज पढ़ी होगी, तो आपने निश्चित रूप से एक थ्योरम पढ़ी होगी, टॉलमीज थ्योरम। कुछ यादें बच्चों? कभी ना कभी निश्चित रूप से आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी पढ़ा होगा तो एक पढ़ी होगी टॉलमीज थ्योरम। मैंने A1 A2 A4 A7 इन 4 को पकड़ के यहां पर अगर टॉलमीज थ्योरम का इस्तेमाल किया तो कहती क्या है टॉलमीज थ्योरम? टॉलमीज थ्योरम कहती है, मैं ऐसे ही बताना शुरू करता हूं कि A1 A2 इंटू सामने वाली साइड A4 A7 प्लस A1 A7 इंटू सामने वाली साइड A2 A4, ये जो होगा वो बराबर होगा डायगोनल्स के प्रोडक्ट के। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट क्या पड़ेगा? A1 A4 इंटू A2 A7। मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। टॉलमीज थ्योरम बोलो क्या कहती है? टॉलमीज थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने वाली साइड्स का प्रोडक्ट प्लस आमने सामने वाली साइड का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर। तो मैंने फिर बता देता हूं, लिखा A1 A2 इंटू A4 A7 प्लस A1 A7 इंटू A2 A4 बराबर A2 A7 इंटू A1 A4। अब अगर मैं इनकी लेंथ को लिखना शुरू करूं तो A1 A2 में गैप कितने का? 1 का, तो वो आएगा 2 इंटू साइन π/7 इंटू A4 A7। A4 और A7 में कितने का गैप? 1 2 3, तो वो आएगा 2 साइन 3π/7। बीच में लगाया बोलो प्लस, फिर आया A1 A7। A1 A7 में कितने का गैप? 1 का गैप, तो वो आएगा 2 साइन π/7 इंटू A2 A4। A2 A4 में कितने का गैप? 2 का गैप, तो आया 2 साइन 2π/7। ठीक, इज इक्वल टू क्या लिखा है? A1 A4। A1 A4 में कितने का गैप? 3 का गैप, तो वो आएगा 2 साइन
3π/7 इंटू A2A7, A2A7 में 2 का गैप, तो 2 sin 2π/7। तो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो आया क्या? sin π/7 sin 3π/7 sin π/7 2π/7 3π/7 2π/7। मैंने कहा देखो हेंस प्रूफ हो चुका बच्चों। कैसे? अगर मैं पूरे में डिवाइड मार देता हूं तीनों से, मतलब sin π/7 sin 3π/7 sin 2π/7 से तीनों में ही अगर मैं डिवाइड मार देता हूं तो देखते जाइए, यहां से π/7 कटा, 3π/7 कटा, तो ये पलट कर बनेगा कोसेक 2π/7। यहां से डिवाइड करोगे तो π/7 और 2π/7 कटा, तो नीचे बचेगा 3π/7, पलट कर आएगा कोसेक 3π/7। और इधर जो अकेले बचेगा 2π/7 और 3π/7 बोलो कैंसिल, तो बोलो सिंगल टर्म हमारा बचेगा, बोलो कौन? कोसेक π/7। वो देखिए बोलो आपका इसके बराबर हो गया है। बोलिए सहमत हैं? अब देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि यार ये वाला मेथड ठीक है। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस मेथड में कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों आगे जब आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तब आपको कुछ थॉट प्रोसेस अच्छे अच्छे वाले देखने पड़ेंगे। ये सवाल कॉम्प्लेक्स में भी आता है। ये जो π/7 2π/7 3π/7 दिख रहा है, इसको हम लोग 1 के 14th रूट से भी करेंगे आगे। अभी देखिए 2-3 सवाल ऐसे आएंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टाइप लिखे होंगे और उसको हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करके करने की कोशिश करेंगे। तो आपका कर्तव्य बनता है, रूटीनल वे हो गया, नॉन रूटीनल मैंने बताया, आपने सुन भी लिया, लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ समझ में आया, आप वीडियो पॉज कर दें और फिर से एक बार सोचें कि क्या रहे हैं ये कह रहे हैं कि यार इस आइडेंटिटी में π/7 है, 2π/7 है, 3π/7 है, तो ये π/7 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 के गैप में है। तो इन्होंने एक सर्किल बनाया, इस पे 7 पॉइंट रख दिए इक्वल 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 के डिस्ट्रीब्यूशन में, नाम A1 A2 A3 A4 से लेके A7 रख दिया। A1 A2 के बीच का एंगल कितना? 2π/7। तो इन्होंने क्या किया, सेंटर से इस पे गिरा दिया परपेंडिकुलर, रेडियस को मैंने 1 ही मान लिया। अरे अगर R भी मानते तो वो R ऐसे कट ही तो जाता, तो मैंने अपनी कन्वीनियंसी के लिए बोलो उसको मैंने मान लिया 1 मानकर जो मेरी A1 A2 निकल कर आई वो आ रही है कितनी? 2 sin π/7। इसका मतलब जितने का भी गैप होगा, जैसे A1 A2 में गैप कितने का था? 2π/7 का, तो आंसर क्या आया? A1 A2 की लेंथ वो आई 2 sin π/7। A1 A3 में 2 गैप हैं, तो बीच का एंगल हो गया 4π/7 और 4π/7 का आधा हुआ 2π/7, तो A1 A3 की लेंथ हो गई 2 sin 2π/7। तो ऐसे आप सारी लेंथ लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा कि भाई ये सातों पॉइंट जो हैं वो कौन साइक्लिक हैं, तो इनमें से कोई भी 4 उठा लूं तो वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसमें मैं लगाऊंगा टॉलमीज थ्योरम। टॉलमीज थ्योरम भी मैंने यहां पर आपको बताई। टॉलमीज थ्योरम क्या कहती है, एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिनकी साइड लेंथ जो हैं वो ABCD हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहती है कि आमने सामने वाली का प्रोडक्ट मतलब A × C प्लस आमने सामने वाली का प्रोडक्ट मतलब B × D जो बराबर होगा वो इस लेंथ जिसका नाम L1 और इस लेंथ जिसका नाम L2 के बोलो बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है टॉलमीज थ्योरम। तो मैंने किस किस को पकड़ के टॉलमीज थ्योरम लगाई? एक में मुझे चाहिए 1 का गैप, एक में 2 का गैप, एक में 3 का गैप। तो A1 A2 में 1 का गैप, फिर 2 के बाद 3 छोड़ के 4, A2 A4 में 2 का गैप और फिर 3 का गैप चाहिए, 1 2 3, तो आ गया A7। तो मैंने 4 पॉइंट उठाए, A1 A2 A4 A7, इसमें बना दिया मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बनाकर फिर मैंने इसमें लगा दी टॉलमीज थ्योरम। तो सभी बच्चे जो भी यहां तक हमारा देख रहे हैं, क्योंकि मुझे वीडियो
कि आप लोगों के कमेंट से यह एहसास हो जाता है कि बच्चों ने कहां तक का वीडियो देखा है। लास्ट टर्न पे बच्चों मैंने आपको बौधायन प्रमेय का नाम लिया था। मैंने कहा था कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का नाम नहीं लेंगे, पर मुझे लगता है मुझे मुश्किल से 15 या 20 विद्यार्थी ऐसे मिले जिन्होंने कमेंट बॉक्स में बौधायन प्रमेय डाला था। तो मैं समझ गया कि इसका मतलब बच्चे वहां तक लगातार जो है वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, हो सकता है टुकड़ों टुकड़ों में देख रहे हो। तो देखिए बेटा, इस सीरीज, इस पेन किलर सीरीज का फायदा तभी होगा जब आप इसका पूरा यूज करें। जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको दवा देता है और एक शेड्यूल बताता है कि हर 4 घंटे पे आपको बोलो ये दवा लेनी है। वहां पर जब आप अपना दिमाग लगा देते हैं तो बोलो परेशानी शुरू हो जाती है। जब आप किसी के पास जाते हैं कि अब मैं इसके पास सीखने के लिए आया हूं, तो अपने आप को पूरी तरह से बोलो पहले समर्पित करना पड़ता है। वो समर्पण का भाव जो होता है वही आपके ज्ञानोदय में बढ़ोतरी करेगा, वही आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। एक थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लें कि भाई ठीक है, हमको ऊपर वाले ने पढ़ने की शक्ति दी है लेकिन मैनेज करने की शक्ति नहीं दी है, और मैनेजमेंट के लिए मैं इनके पास आया हूं कि ये जो भी मेरे को दे रहे हैं वो मैं पढ़ूंगा। तो आप ये तो कर सकते हो कि आपने स्पीड 1 की जगह 1.5 कर ली, 1.5 की जगह 2 कर ली, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपने 10 मिनट 15 मिनट देखा, थोड़ा बहुत ज्ञान मिला और उसके बाद आपने वीडियो को छोड़ दिया, या आपने सोचा कि चलो 15 मिनट अभी, फिर 15 मिनट बाद में। ना, अगर हम लोगों का वीडियो 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट का आ रहा है, तो आप बीच में पॉज कर करके बोलो देखेंगे तो भी आप उसको, और मान लो डबल स्पीड देखी या 1.5 गुना स्पीड देखी, तो भी आप 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट कराएं। आपको पता है कि आपके शरीर में परेशानियां हैं, आपको पता है कि आपके शरीर में दर्द है, उस दर्द के निवारण के लिए दवा दी जा रही है, और दवा लेने में भी अगर आप कोताही बरतोगे तो बेटा फिर बीमारी तो दूर नहीं होगी। बीमारी का मतलब क्या? हम सब ये सपना लेके बैठे हुए हैं कि हम एक अच्छे आईआईटी में बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हों, वो सपना पूरा करना है तो इस शरीर को पहले आपको पूरी तरह से निरामय करना होगा, निरोगी करना होगा। तो अभी तक आपकी कुछ कारणों से उसमें कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये जो मुहिम चलाई है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का साथ दें, चीज़ें सीखें, कुछ नॉन रूटीनल बातें जो बताई जा रही हैं वो सीखें। ये जो बात लिखी हुई है वैसे तो बहुत ही साधारण सी बात है, और इसमें मैं जिस चीज का यूज करने वाला हूं वो देखिए, आपने अभी कुछ दिन पहले ही हमारे 12th में जो पैरेलल वाले टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें आपको आरआर सर ने जेनसेन इनइक्वालिटी बोलो पढ़ाई। आप हो सकता है भाई, मैं भी रिकॉर्डिंग करता हूं, सर भी रिकॉर्डिंग करते हैं, और हम लोग एक दूसरे के लेक्चर देखते हैं, तो हमें भी हो सकता है वहां से कुछ बातें मिले। तो मैंने जब देखा कि सर ने आपको इनइक्वालिटीज में बहुत फंक्शनल रूल जब उन्होंने पढ़ाया था, फंक्शनल इक्वेशन जब पढ़ाई थी, तो उन्होंने जेनसन इनइक्वालिटी भी आपको पढ़ाई। तो मैं जब इस सवाल को ले चुका था तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को रिलेट करवा दूंगा, कुछ देखिए ये जेनसन इनइक्वालिटी लग कर ही बोलो ये प्रूफ हो जाती है, वरना इसको काफी लंबे तरीके से बोलो किया जाता है, लेकिन अगर मैं जेनसन से करता हूं तो ये रिलेटिवली आसान हो जाती है। तो मैं यहां पर 3 इनइक्वालिटी लाया हूं। 3 इनइक्वालिटी लाने का रीजन ये है क्योंकि वो तीनों एक ही डंडे से नहीं हाँकी जा पाती कि एक में जेनसन लगाया तो दूसरे में भी जेनसन लग जाए, तीसरे में भी जेनसन लग जाए। किसी में जेनसन लग रही है, किसी में क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, किसी में एएमजीएम का कॉन्सेप्ट है। तो मैं 3-4 आपके सामने लेकर आया हूं, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। कहता है इन अ ट्राइंगल एबीसी, जैसे ही उसने छोटी सी बात कही कि ये एक ट्राइंगल एबीसी है, तुरंत मैंने लिख लिया a + b + c = पाई। साइमल्टेनियसली ये भी लिखा कि ABC ग्रेटर देन 0, बट ऑब्वियस हो जाएगा कि लेस देन पाई होगा। तो sin a + sin b + sin c <= 3√3/2। तो सीधे सीधे मैं यहां पर आपके सामने जेनसन इनइक्वालिटी को ही अप्लाई कर दे रहा हूं, और वो आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ी है। जेनसन इनइक्वालिटी क्या कहती है बच्चों? अगर मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं तो साइन का ग्राफ बोलिए कुछ ऐसे बनेगा 0 से लेके पाई के बीच में। अब ये जो लिखा है sin a + sin b + sin c, तो मैं कहता हूं कि अगर 2 पॉइंट होते हैं तो उनका मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। अगर 3 पॉइंट होते हैं मतलब ट्राइंगल बन रहा हो,
तो हम उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे कंसंट्रेट करते हैं। और सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये जो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और ये तीन अगर नीचे उतार दूं तो बोलो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होल डिवाइडेड बाय 3, मुझे एक ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को बोलो लिंक करवाने लगा। तो कैसे करते हैं? देखो, तीन पॉइंट हैं ए बी सी। तो मैंने जब उनको यहां बनाना शुरू किया तो मान लो मैं कहता हूं कि ये एक पॉइंट है ए क्वामा साइन ए, ऐसे ही फिर मैंने एक पॉइंट लिया बी क्वामा साइन बी, ऐसे ही मैंने तीसरा पॉइंट लिया सी क्वामा साइन सी। अब एक बात समझिएगा बच्चों, यहां पर हमारा जो एंगल बैठा हुआ है वो बोलिए 90 डिग्री है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं बातों ही बातों में ऐसा कर दूं कि दो यहां ले लूं और एक यहां ले लूं। ये काम मेरे को नहीं करना है बच्चों, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के जो तीनों आपके एंगल्स होंगे उसमें कोई दो एंगल एक साथ ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते। या तो तीनों एक्यूट होंगे, मतलब जो तीनों होंगे वो तीनों यही हो जाएंगे, और या तो ऐसा होगा कि दो यहां होंगे एक यहां होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो या तीन ऑब्ट्यूस में हो जाएं। तो अब आप किसी भी केस पर कंसंट्रेट करें। जैसे अगर मैं इस केस पे कंसंट्रेट करता हूं कि एक ये और एक ये, डन। तो ये एक ट्राइंगल बना। सहमत है? मैं जेंसन एज इट इज नहीं पढ़ा रहा हूं कि एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 एंड सो ऑन, एफ ऑफ x1 होल डिवाइडेड बाय n। कॉनकेविटी पे डिपेंड करता है, अगर कॉनकेव डाउनवर्ड, वो आपको आर सर ने उस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। मैं केवल यहां पर इसका एप्लीकेशन करने जा रहा हूं। तो ये तीन पॉइंट लिए। अब मैं कह रहा हूं इस तीन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का जो भी सेंट्रॉइड होगा, किसी भी ट्राइंगल का जो भी सेंट्रॉइड होता है वो कभी भी ट्राइंगल के बाहर नहीं हो सकता। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे हो सकता है, मैं आप लोगों को रिवाइज भी कराऊं कि कोई भी दुनिया का ट्राइंगल ले लो, इन सेंटर सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। लेकिन जो एक्स सेंटर होता है वो तो हमेशा बाहर ही होता है। लेकिन बचे कौन कौन? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं और पर भी हो सकते हैं। मैं ऐसे ही रिवाइज कर देता हूं 1 मिनट में। अगर आपका ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपका ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो चाहे आपका सेंट्रॉइड हो, जी फॉर सेंट्रॉइड, इन सेंटर हो, ध्यान रखना ओ का मतलब कोई ऑर्थो सेंटर नहीं है बच्चों। जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो बता रहा हूं, इसको कहते हैं सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर का नोटेशन है बोलो एच। तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारे के सारे ट्राइंगल के अंदर लाई करते हैं। पर अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो जी और आई तो बोलिए होंगे इनसाइड, लेकिन एच और ओ होंगे ऑन। और आपको पता है ये बात, राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है वो होता है ऑर्थो सेंटर, और जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है सरकम सेंटर। और आखिरी, अगर हमारा ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो तो जी और आई में तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो तो हमेशा अंदर ही होंगे। लेकिन जो एच और ओ होता है वो ट्राइंगल के बाहर चला जाता है। तो सेंट्रॉइड में किसी प्रकार की मेरे को कोई दुविधा नहीं है। तो ये जो भी सेंट्रॉइड लिखा हुआ है ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। और अगर मैं इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3।
और ट्राइंगल लिखा हुआ है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 180, तो ये हो गया बेसिकली पाई बाई 3 सिग्मा साइन ए बाई 3। इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 60 डिग्री है। अगर मैं इसी के ठीक ऊपर पॉइंट पकड़ लूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। और एक बात तय है, बोलो जो सेंट्रॉइड दिख रहा है वो इस पॉइंट जिसको अगर मैं x कह दूं उसके नीचे है। मतलब जो g का y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जो g का y कोऑर्डिनेट होगा वो x के y कोऑर्डिनेट से छोटा या बराबर होगा। कुछ बच्चे कहते सर बराबर कैसे हो जाएगा? मैंने कहा अगर मान लो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता तब तो ये तीनों पॉइंट a बराबर b बराबर c होके 60 60 60 पे आ जाते। तब ये तीनों पॉइंट अगर यहीं होते तो इसका सेंट्रॉइड, सो कॉल्ड सेंट्रॉइड, क्योंकि ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, तो सो कॉल्ड सेंट्रॉइड जो होता वो बोलिए यहीं पर लाई करता, तो इक्वलिटी होल्ड कर जाती। तो भाई g का y कोऑर्डिनेट क्या है, वो है सिग्मा साइन a अपॉन 3। बच्चों आज मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे को जितनी भी कवरेज करनी है वो लगभग वही 1.5 घंटे पौने 2 घंटे के लेक्चर में कवर करने के लिए थोड़ा सा मेरे को स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा। तो आपके हाथ में स्पीड को कंट्रोल करने की पावर होगी, आप तेज भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैनेज करिएगा। दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू x का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, वो हो गया √3/2। इसका मतलब दिस इंप्लाइज सिग्मा साइन a इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। बोलो क्लियर है? तो हाँ, ये बड़े आराम से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया बच्चों। तो इसमें जेंसन इनइक्वालिटी भी लग गई और हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। प्योर ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है, तो जेंसन इसमें काफी सहयोग दे देता है। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल जो आता है, इन अ ट्राइंगल ABC प्रूफ दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C जो होगा वो हमेशा लाई करेगा ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 3/2 कहता है। इसको सॉल्व करके दिखाइए। अब मैं क्यों ये लेके आया हूं, पहला तो मैंने किस तरीके से कर दिया, बोलो जेंसन से कर दिया। बच्चे कहते हैं सर इसको भी हम बोलो कर देंगे जेंसन से। मैंने कहा अब देखो लफड़ा शुरू होगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोलो जेंसन इनइक्वालिटी एप्लीकेबल हो नहीं पाएगी बच्चों। क्यों? पिछली बार ग्राफ किसका था, साइन का, और साइन में खास बात क्या थी कि उसकी कॉनकेविटी पूरे में एक ही जैसी थी कि ये कर्व आपका कॉनकेव डाउनवर्ड था। लेकिन यहां पर मैं जिसके इनइक्वालिटी की बात करने जा रहा हूं वो है कॉस, और अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो क्या केवल यहां तक बनेगा? नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो कहा नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा a प्लस बी प्लस सी है बोलिए पाई, और ए बी सी ग्रेटर देन 0, तो a मैक्सिमम तो बोलो पाई तक जा सकता है। ये आ गया आपका पाई, ये आ गया पाई/2। अब इसमें बोलो बच्चों हो गया लफड़ा। इसमें क्यों लफड़ा हो गया? क्योंकि अब अगर मैं इस पे 3 पॉइंट बनाता हूं, अगर तुम 3 पॉइंट गलती से केवल यहां बनाते तब तो तुम वही बातें कहने लगते कि सर देखिए इसका सेंट्रॉइड जो है वो ट्राइंगल के अंदर है तो कर्व के नीचे है, क्योंकि यहां से यहां तक तो इसकी कॉनकेविटी एक ही जैसी है जो कि कॉनकेव बोलो डाउनवर्ड है। लेकिन इसके बाद तो बोलो कॉनकेविटी बदल गई। तो अगर मैं जनरल इस पे 3 पॉइंट लेता तो बोलो बेटा मामला गड़बड़ाने लगता। अब कैसे वो ट्राइंगल बनता, कहाँ उसका सेंट्रॉइड होता, ऊपर होता नीचे होता। तो जब भी कभी कर्व जो भी आपका इंटरवल है
उसमें अगर कॉनकेविटी चेंज करने लगता है तो बोलो यहां पर आपकी जेन्सेन इनइक्वालिटी नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पर आपकी अब जेन्सेन इनइक्वालिटी जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो जेन्सेन तभी लग पाती है जब उस इंटरवल में वो कर्व अपनी कॉनकेविटी चेंज ना करे। अब मुद्दा आया कि अब कैसे करें। मैंने कहा अब आपको करना है तो बच्चों यहां पर तो अब आपको थोड़ा सा प्योर ट्रिग्नोमेट्री की शरण में आना ही होगा। अब ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री की शरण में आने का क्या मतलब है? कुछ कुछ इनइक्वालिटीज जो बच्चों आप लोगों ने ट्राइंगल के रिलेशन में पढ़ी हैं। अगर कोई ट्राइंगल दिया है ABC तो इसमें जो सबसे कॉमन वाली जो आसानी से याद रहती हैं वो होती हैं सिग्मा 10A बराबर पाई 10A। यादें हैं बच्चों? अगर ABC एक ट्राइंगल है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल कह देता हूं क्योंकि 10 का प्रयोग कर रहा हूं, नॉन राइट एंगल, क्योंकि 1090 नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड से बचने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो याद आ गया होगा सिग्मा 10A बराबर पाई 10A। प्रूफ कराऊं क्या? वैसे तो ये रूटीनल है, हो जाना चाहिए, वरना हिंट दे देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 10 ऑफ A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला आता है। इसका फॉर्मूला है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। और अगर A प्लस B प्लस C बोलो पाई के बराबर है और आपने 10 लगाया तो 10 ऑफ A प्लस B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी 0। और 10 ऑफ A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है S1 बराबर S3। और S1 का मतलब यही होता है 10A प्लस 10B प्लस 10C, और S3 का मतलब है तीनों एक साथ। तो ये पाई 10A मतलब 10A इंटू 10B इंटू 10C। ऐसे ही फिर आपको एक और याद होगी, ये देखो पूरे एंगल में है, तो पूरे एंगल में है सिग्मा 10A बराबर पाई 10A। अगर यही आधे एंगल में होता है तो एक रिलेशन है सिग्मा 10A बाई 2 10B बाई 2 बराबर 1। जो लोग मेरे साथ साथ बिल्कुल पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें ये बात उतना कंफर्ट जोन में ना हो तो तुरंत बेटा इसको आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? सिग्मा 10A बाई 2 10B बाई 2 बराबर 1। खोल के बोलें 10A बाई 2 10B बाई 2 प्लस 10B बाई 2 प्लस 10C बाई 2 प्लस नहीं 10A बाई 2 10B बाई 2 प्लस 10B बाई 2 10C बाई 2 प्लस 10C बाई 2 10A बाई 2 बराबर 1। तीसरी, जो पूरे एंगल में tan की होती है यही आधे एंगल में कॉट की बन जाती है। मतलब यही जो लिखी है यही tan की जगह कॉट, एंगल कर दीजिए आधा, मतलब पाई कॉट A बाई 2 होगा सिग्मा कॉट A बाई 2। मतलब कॉट A बाई 2 प्लस कॉट B बाई 2 प्लस कॉट C बाई 2 बराबर कॉट A बाई 2 इंटू कॉट B बाई 2 इंटू कॉट C बाई 2। क्लियर? और ऐसे ही चौथी वाली भी लिख देता हूं, जो आधे एंगल में tan की है वही पूरे एंगल में कॉट की बन जाती है। मतलब सिग्मा कॉट A कॉट B बराबर 1। पूरा खोल के बोलें तो कॉट A कॉट B प्लस कॉट B कॉट C प्लस कॉट C कॉट A बोलो हो जाता है बराबर 1 के। तो ये चार आइडेंटिटीज होती हैं। ऐसे ही बच्चों साइन की भी हैं, साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, फिर साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, फिर cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C, और फिर cos A प्लस cos B प्लस cos C की भी आइडेंटिटी बोलिए होती हैं। तो यहां पर देखिए मैंने अब कहा कि अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे प्योर ट्रिग्नोमेट्री पे जाना होगा। तो ये है cos A प्लस cos B प्लस cos C। इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस
4 पाई साइन A बाई 2। लिखिए ध्यान से मेरे साथ साथ, क्या है आइडेंटिटी? cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स पाई साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। बोलो क्लियर है? आप इसको बड़े आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं, CND खेलना होगा, लेकिन मैं अब उसका सीधे एप्लीकेशन आपको बोलिए बता रहा हूं। तो इससे मेरा फायदा ये हुआ कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1। कैसे भाई? साइन A बाई 2, ABC चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ट्राइंगल है ना ABC, अगर ABC एक ट्राइंगल है तो ABC जो भी होंगे या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक? उनका आधा करोगे तो वो 100% फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो उसके साइन की वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी, तो ये क्वांटिटी 100% बोलो पॉजिटिव होगी। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी इस 1 में जुड़ रही है, और अगर 1 में जुड़ रही है तो 100% cos A प्लस cos B प्लस cos C जो होगा वो 1 से बड़ा ही होगा। बोलो क्लियर? अब ये इधर से कैसे लाया जाए? ये वाला तो चलो वही पार्ट हो गया। अब अगर कोई कहे कि सर ये लेस देन इक्वल टू 3/2 कैसे आएगा, तो मैंने कहा देखो जेंसन लग नहीं पा रही, तो मैंने कहा था कि अब ये चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है ये बड़ा हर जगह यूज होने वाला है, इस पे डायरेक्टली हो सकता है सवाल ना मिले, लेकिन ये हर जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता ही रहता है। तो देखिए अब अगर, और वो इनफैक्ट अगर बोलें तो ये जो डेरिवेशन होता है उसी की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखिए बेटा इसको प्रूव करने के लिए यहां पर इस्तेमाल होने जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बच्चे एकदम से हतप्रत कि सर क्वाड्रेटिक कहां से लग जाएगी? मैंने कहा देखो क्वाड्रेटिक कैसे लगेगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करूं तो ये लिखा है cos A प्लस cos B, और cos A प्लस cos B को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आएगा 2 cos A प्लस B बाई 2 और cos ऑफ A माइनस B बाई 2। सहमत है ना? 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, और प्लस लिखा हुआ है cos C। अभी बच्चे कहते हैं सर क्वाड्रेटिक कहां से आई? मैंने कहा आप देखो ये जो A प्लस बी लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस सी, तो ये पाई माइनस सी अपॉन 2 करोगे तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन C बाई 2 कॉस A माइनस B बाई 2 और प्लस, अब ये जो cos C लिखा हुआ है, जब मैं इस cos C का फॉर्मूला लगाने आ रहा हूं तो मेरे पास cos C को हाफ एंगल में बदलने के कई तरीके हैं, लेकिन यहां पर आ चुका है साइन C बाई 2, तो मैंने इसको साइन के हाफ एंगल में बदल दिया, मतलब मैंने इसको लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बोलिए C बाई 2। यहां तक बच्चों सहमत हैं? इसका मतलब जो मैं इतनी देर से बार बार आपको क्वाड्रेटिक 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 बोलो कहने की बात कर रहा हूं, वो देखिए ये मुझे इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करना है, तो तुम ऐसे सोचो कि मैंने इस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए एक नाम दे दिया, बोलो वाई। मुझे इसी एक्सप्रेशन को तो दिखाना है ना, लेस देन इक्वल टू 3/2 है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को यह दिखाना है कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3/2 है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को एक नाम दे दिया y, ये हो गया y, और यहां पर साइन C/2 बना तो मैंने इसको साइन C/2 में बदल दिया, ये हो गया y। और अब देखो ये मुझे साइन में क्वाड्रेटिक C दिखने लगी, दिख रही है ये साइन स्क्वायर C/2 और ये देखो साइन C/2, तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए उधर फेंकूं तो 2 साइन स्क्वायर C/2, तो बोलिए यहां चला गया, फिर साइन वाला टर्म ये आया तो -2 साइन C/2 कॉस ऑफ A माइनस B बाई 2 वाला टर्म वहां चला गया, y पहले से है, ये 1 उधर चला गया, तो ये हो गया प्लस y माइनस 1 बोलिए बराबर 0। और अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है बोलिए ये साइन में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है,
और अगर ये साइन में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है तो बोलो मैं दावा कर रहा हूं कि जो भी साइन c/2 जो -1 से लेके 1 तक होता है, बोलो वो हमेशा एक होगी, तो बोलो रियल क्वांटिटी ही। और अगर ये साइन c/2 बोलो हमेशा एक रियल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बनी हुई है, इस क्वाड्रेटिक का d जो होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो चलिए अब मैं इसका d निकालने जा रहा हूं, तो आएगा 4 cos स्क्वायर a-b/2, ठीक है ना बच्चों। फिर आएगा -4 इंटू y-1 और एक 2 बोलिए और आया, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर बोलो लिखा हुआ था, ठीक है। तो फिर से दिखा दे रहा हूं, b स्क्वायर हो गया 4 cos स्क्वायर a-b/2, फिर आया -4a और इनटू बोलो हो गया तुम्हारा c, एंड दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने किया और सिंप्लीफिकेशन शुरू किया तो ये 4 तो बोलिए ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो अब ये बचा क्या रह गया है, ये बचा रह गया है cos स्क्वायर a-b/2 और -2y + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरा एम क्या था बताओ, मेरा एम था टू मैक्सिमाइज y, मेरा एम क्या था, टू मैक्सिमाइज y। तो मैंने यहां से क्या किया, अगर मैं इसको इधर फेंक दूं तो आ गया 2y < 2 प्लस cos स्क्वायर a-b/2। तो 2y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। अच्छा, इसकी अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये 2 तो बोलो भाई लिखा हुआ है क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको मैक्सिमाइज करूं, और अगर ये cos स्क्वायर a-b/2 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बोलो 1 ही होगी। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3, ये 2 और ये 1। इसका मतलब y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3/2। इसका मतलब मैंने ये y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। पर बच्चे एक ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर जैसे आपने कहा y इज लेस देन और इक्वल टू 3/2, इसका मतलब y जो भी होगा वो हमेशा 3/2 से छोटा या बराबर होगा। पर हम ये कैसे मान लें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 हो ही जाएगी। तो मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आना जरूरी है। मैं कभी ऐसे लिख देता हूं कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2025, बताइए सही है या गलत। अरे ये बात तो सही है ही कि साइन थीटा जो भी होगा वो हमेशा 2025 से छोटा या बराबर होगा, लेकिन क्या वो 2025 के बराबर हो सकता है, नहीं। तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक। लेकिन वो ये वैल्यू ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, उसके लिए मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि इक्वलिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह से यहां भी कह रहा हूं कि जो आपने कहा y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3/2, मैं ये सहमत हूं कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 3/2 या उससे छोटी होगी। पर क्या वो 3/2 वैल्यू ले ही पाएगा, मैंने कहा ये कंफर्म कर लो। ये 3/2 वैल्यू तभी ले पाएगा जब यहां पे क्या होल्ड करे, इक्वलिटी। इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब ये क्या बन जाए, 1। ये 1 कब बनेगा, जब cos स्क्वायर a-b/2 बराबर हो 1 के, और ऐसा तब होगा जब a बराबर b हो जाए। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब a बराबर b हो, लेकिन क्या केवल a बराबर b मान के मैं संतुष्ट हो जाऊं, मैंने कहा ना। अगर आपने मान लीजिए केवल a बराबर b माना, तो a बराबर b मानकर उस समय c की वैल्यू भी तो बोलो ऐसी आनी चाहिए ना कि वो abc को ट्राइंगल बना दे। वरना केवल आपके कहने से मैं थोड़ी ना मान लूंगा कि a बराबर बोलो b। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं वो भी दिखा देता हूं। वो कैसे दिखा देता हूं, ऐसे भी आप समझ लीजिए बच्चों। जैसे मैंने अभी एक पेज और ऐड कर देता हूं,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर होता है 1 + 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, आप इस समय इसको क्या बोल चुके हैं? इसको तो बोलो आप 3/2 बोल ही चुके ना। आप इक्वलिटी ही तो चेक कर रहे हो कि y हमारा बोलो 3/2 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब y को तो बोलो आपने मान ही लिया है कि वो ये है। डन है। तो अब देखिए, इसकी वैल्यू बोलो हमने मान ही ली 3/2, इस 1 को इधर ले आए तो ये बोलो हो गया मेरा 1/8, ये हो गया 1/8, और ये लिखा हुआ है साइन a/2, ये लिखा है साइन b/2, जो कि इनफैक्ट बोलो हो गया क्या, a/2, और फिर लिखा है तुम्हारा साइन c/2। साथ में ध्यान रखिएगा मेरे पास कंडीशन है a + b + c इज इक्वल टू कितना, पाई, और a बराबर b मतलब c + 2a बोलो बराबर बाई पाई। इन दोनों की सहायता से बोलो अभी मैं इसको दिखा देता हूं कि जो तुम्हारे c की वैल्यू निकल कर आएगी वो ऐसे ही दिखा देता हूं कि बोलो 60 डिग्री आएगी। आप उल्टा चेक करना चाहें उल्टा चेक करना चाहें, सीधा चेक करना चाहें सीधा चेक करना चाहें। जैसे अगर मेरे को मान लो c निकालना है तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इस c को रिप्लेस कर देता हूं। ये हो गया साइन स्क्वायर a/2, ये लिखा साइन, और c की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो वो आएगा पाई -2a बोलो अपॉन 2। तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर a/2 इंटू, इसको अगर मैं आधा कर देता हूं तो ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ ए। चेक करो, ये π/2 हो गया, π/2 से साइन बदल गया बोलो कॉस में, और ये एंगल हो गया आधा, ये हो गया बोलो कॉट ए। स्क्वायर पसंद या डबल एंगल, तो बचपन का पढ़ा हुआ सिद्धांत है कि डबल एंगल, तो साइन स्क्वायर a/2 को लिखूंगा 1 - cos a/2 इंटू कॉस ए बराबर 1/8। इसको अगर मैं ऐसे करके कॉस ए को मान लो t मान लिया तो ये लिखा है t माइनस टी स्क्वायर बराबर 1/4। तो ये देखो t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 बराबर 0, और ये बन गया t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब t की वैल्यू बोलो निकल के आ गई हाफ, और मैंने t माना किसको था, cos c को माना था। और अगर cos c को माना है तो देखो c की वैल्यू निकल कर आ गई 60 डिग्री विद द कंडीशन a बराबर b। तो अगर c तुम्हारा 60 डिग्री है तो इसका मतलब a और b भी 60-60 ही होंगे। इसका मतलब ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए। अब मैं इसलिए फर्क दिखाना चाह रहा हूं बेटा कि आपको इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है मेरे पहले लेक्चर में एक बच्चे ने ये कमेंट किया था कि सर वो हमारे सर तो 60-60-60 मान के करवा देते हैं। उसने कुछ ऐसे कहा था कि सर वो तो मान के करवा देते हैं। तो आप लोगों ने भी, मुझे लगता है कम से कम 95% जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे पता है कि आपके लेक्चर में भी शायद ऐसे ही करा दिया गया होगा कि याद कर लो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब ट्रायंगल तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो 60-60-60 मान लो, cos 60 1/2 1/2 1/2 जोड़ के बोलो 3/2 हो गया। तो ये ट्रिक के तौर पे ठीक है, लेकिन जब नॉलेज टेस्टिंग होना शुरू होती है तब ये डीपनेस समझ में आती है कि आपने इन वैल्यूज को मतलब ईमानदारी के साथ सीखा है या आपने केवल काम चलाऊ तरीके से सीखा है। तो देखिए, साइन वाला हम लोगों ने किया जेंसन से, और कॉस वाले में जेंसन नहीं लगी, तो हम ट्रिग्नोमेट्री खेलते खेलते फिर देखिए क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट में वो लोग घुस गए। साइन c/2 में क्वाड्रेटिक बनी, उसका d > 0 किया, वहां से देखिए हमको y की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। तुरंत एक बार इसको जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स पे इस बात को जाहिर कीजिएगा कि हाँ सर मैं कंफर्टेबल हूं। केवल एक सिंपल आपका थैंक यू या केवल आपका एक थम्स अप, और या अगर पिछले बच्चों ने, एक बात और कह दूं बच्चों, आज भी अगर कोई बच्चा मेरे साथ ऐसा जुड़ा जिसने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं अगर आपको भविष्य में एक अच्छे IIT में बैठ के पढ़ाई करनी है तो
का निवारण पूरी तरह से होना चाहिए। ये नहीं हुआ कि केवल हमारे 1/6 पार्ट की तो कमियां दूर हो गई और देखा 5/6 पार्ट की कमियां रह गई। ये इस सीरीज का छठा लेक्चर है बच्चों, 6th लेक्चर, और हम लोगों ने उसी सीक्वेंस में शुरू किया है जिस सीक्वेंस में हम लोग 11th के चैप्टर पढ़ते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, जो पहला लेक्चर था वो क्वाड्रेटिक पर आधारित था, जिसमें हम लोगों ने बाई क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग पैरामीटर्स पढ़ा था। क्योंकि मैं एक दिन ये भी सोच रहा हूं कि जितने भी लेक्चर हो जाएंगे एक लगभग 2-2.5 घंटे का लेक्चर बनाऊं, जिसमें कि जितने भी अभी तक मैंने इन 6 लेक्चर में पढ़ाया है उसको समराइज कर दूं। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे डालकर ये बात बताइए कि क्या ये फायदेमंद चीज है या हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब फायदेमंद चीज का मतलब ये हो गया कि उन 6 लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया उसको समराइज कर दूं। तो आपको जो भी कमेंट बॉक्स में है वो ऐसे डालना है क्या कि रिवीजन रिक्वायर्ड या रिवीजन नॉट रिक्वायर्ड। तो जो भी बच्चे देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ऐसे करके मुझे डाल के बताएं कि रिवीजन रिक्वायर्ड, रिवीजन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि समय को देखते हुए हम लोगों को ये सारी चीजें करनी है। तो मैंने पहले लेक्चर में, जो बच्चे पहली बार जुड़े हो वो ध्यान से सुने, पहले लेक्चर में क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी, बाई क्वाड्रेटिक इंक्लूडिंग पैरामीटर्स। फिर दूसरे में बच्चों की डिमांड पर हम लोगों ने पढ़ा था लोकेशन ऑफ रूट्स। फिर तीसरे टर्न में हम लोग सीक्वेंस सीरीज पे आए थे, और सीक्वेंस सीरीज में हम लोगों ने पहले टर्न में बोलो पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल सिग्मा। ठीक, इसके बाद चौथे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, सीक्वेंस सीरीज का ही था, टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज को कैसे करते हैं, और आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आया हूं जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड टेलीस्कोपिक सीरीज है। और फिर 2 टर्न हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जनरल जो भी बातें थी वो बताते हुए फिर किसी भी सवाल को करने का रूटीनल वे और नॉन रूटीनल वे, ये हम लोग सीखते चले जा रहे थे। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बात याद तो हो, पर इसका जो जेन्युइन तरीका होता है बोलो करने का यूजिंग क्वाड्रेटिक, वो बिम्बोलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। डन। चलिए आइए, इसी में एक और दिया हुआ है। वैसे मैं फिर कह रहा हूं, बच्चे यही कहते हैं अरे सर वो कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है 60-60-60, तो ये देखिए हो गया √3 बोलिए ये हो गया। मैंने कहा इसमें एक दुविधा ये आती है कि ये बड़ा कि छोटा, तो वो बच्चे भी कुछ जुगाड़ कर देते हैं कि सर 60-60-60 पे हमने आंसर निकाल लिया। अब आप कोई और ट्राइंगल मन मान लीजिए 60-60-60 को छोड़कर, और उस समय अपना आंसर निकाल लीजिए और देख लीजिए इससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। पर मैं चाह रहा हूं कि ये थॉट प्रोसेस के रूप में आपके दिमाग में सेटल हो जाए। तो अगर ये मेरे को करना हो तो एक बात और समझो, अच्छा इसको तो बच्चों मैं जेनसन से भी कर सकता हूं, और मैं इसको आपके लिए AMGM से भी बोलो करके दिखा दूंगा। यहां पर आखिर जेनसन कैसे लग गई? मैंने कहा इसलिए लग गई और आप बच गए, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि यहां ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि अगर मैं tan का ग्राफ बनाता हूं तो tan का ग्राफ बोलो ऐसे बनता है, और मेरे को जाना कहां से लेके कहां तक है, मेरे को -π/2 से लेकर π/2 तक बोलिए जाना है। अगर उसने ये रिस्ट्रिक्शन ना दिया होता तब तो बोलो ये कर्व अपनी कॉनकेविटी बदल लेता, यहां से यहां तक कॉनकेव डाउन, बाद में अप हो जाता, तो फिर बोलो यहां पर जेनसन नहीं लग पाती। लेकिन उसने केवल एक्यूट एंगल कह दिया, मतलब जो भी गेम है वो 0 से π/2 का है, और 0 से लेके π/2 में तो बोलो हमारा ये कर्व कॉनकेविटी चेंज नहीं कर रहा, तो मेरा काम हो गया। मैंने 3 पॉइंट ऐसे मान लिए, A tan A, B tan B, C tan C, इनको ज्वाइन किया और एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड अगर मैं यहां बनाता हूं जो होगा सिग्मा A/3 सिग्मा tan A/3, बोलो सहमत? तो जो सेंट्रॉइड होगा ध्यान से देखो वो होगा 60 डिग्री और सिग्मा tan A/3, और अब की बार कर्व जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है, तो सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट बड़ा या बराबर होगा इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के, जिसका नाम मैं P रख दूं,
तो P का y कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट बोलो ये रहा, तो ये लिखा हुआ है सिग्मा 10a होल डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू py। तो py बोलो ये रहा, इस पॉइंट का ये एक तरह से लाइन देखो तो x बराबर 60 डिग्री ही तो हुई, इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया। तो P पॉइंट के पूरे कोऑर्डिनेट होंगे 60 डिग्री क्वामा tan 60 डिग्री। तो इसका y कोऑर्डिनेट tan 60 हुआ, मतलब हो गया √3। इसका मतलब दिस इंप्लाइज tan a ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। तो इसको तो देखिए हम लोगों ने जेंसन इनइक्वालिटी से भी बड़े आराम से कर लिया है, पर मैं बातों बातों में बोल गया आपके सामने कि जेंसन, और मैं इसको AMGM से भी कर सकता हूं। तो बच्चे कहते हैं सर फिर AMGM वाले से भी दिखा दीजिए। मैंने कहा एक लाइन में हो जाएगा। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब जो भी तुम्हारे सारे tan A होंगे वो सारे के सारे बोलो पॉजिटिव होंगे, और अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो मैं तुरंत कहूंगा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो 3 का अर्थमेटिक मीन हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस होल डिवाइडेड बाय 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जीएम क्या होता है tan A इंटू tan B इंटू tan C, 3 नंबर हैं की पावर 1/3। और थोड़ी देर पहले बोलो मैं आपको बता चुका हूं कि सिग्मा tan A जो होता है वो पाई tan A के बराबर होता है। मान लो मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, तो ये लिखा क्या है? ये लिखा है x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x की पावर 1/3। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो x क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 27 x आ जाएगा। एक x से x कटा, मतलब x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 27। हो सकता है कुछ बच्चे यहां से x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3√3 यूनियन 3√3 से लेकर इनफाइनाइट लिखने लगें, लेकिन ये तो हम पहले ही कह चुके कि tan A tan B tan C पॉजिटिव हैं, तो x भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो 3√3 से लेकर इनफाइनाइट तक ही जाएगी। बोलिए सहमत हैं? क्लियर है बच्चों? तो ये बोलिए आपकी इसकी रेंज हो जाती है। अब ऐसे मेरे पास सवाल तो कम से कम 10 से लेके 15 हैं। मैं शायद आप लोगों के सामने ऐसे 4 सवाल लेके आया हूं, और ये आ जाता है आपका चौथा सवाल। कहता है इन अ ट्राइंगल ABC प्रूफ दैट sin A/2 प्लस sin B/2 प्लस sin C/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3/2। ठीक, वैसे तो मेरे को इस पे HW लिखकर छोड़ देना चाहिए कि आप इसको अपने आप अटेम्प्ट कर लें। बोलो सहमत हैं? कर सकते हैं? और नहीं तो थोड़ी सी हिंट देनी है तो फिर वैसे ही शुरू कर। यहां पे कौन सा कर्व है? साइन वाला, तो हम साइन पे कंसंट्रेट करते हैं। और अब की बार मैं इसका ग्राफ केवल यहीं तक बोलू बनाऊंगा। यहीं तक क्यों बनाऊंगा? क्योंकि यहां पर आप देखें तो जो एंगल है A/2 B/2 C/2, और A/2 B/2 C/2 जो भी होंगे वो 0 से π/2 तक ही हो सकते हैं। ठीक, अब मैंने यहां पर 3 एंगल ले लिए बच्चों। एक एंगल ले लिया बोलो A/2, एक B/2 और एक C/2, और ऐसे करके मेरा ट्राइंगल बन गया। तो अब तो यहाँ पे जंक्शन लग जाएगी यार हमारी आराम से। तो मैं पूरा लिखने की बजाय शॉर्ट में लिख रहा हूं A/2 साइन A/2, B/2 साइन B/2, C/2 साइन C/2। तो इसका जो भी सेंट्रॉइड होगा, कलर चेंज कर दिया है, उसके कोऑर्डिनेट होंगे सिग्मा A/2/3 और सिग्मा साइन A/2/3।
3। और a प्लस बी प्लस सी कितना है? पाई। तो पाई बाई 2 पे 90, तो ये हो गया बेसिकली पाई बाई 6 और सिग्मा साइन a बाई 2 बाई 3। और फिर वही काम कर रहा हूं, जब जेंसन लगा ही रहा हूं तो इसका मतलब ऐसे होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड के ऊपर होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम रखता हूं P, तो जो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा वो बड़ा या बराबर होगा जो हमारा सेंट्रॉइड है उसके y कोऑर्डिनेट से। सेंट्रॉइड का नाम बोलो, मैंने यहां पर G रख दिया। कलर चेंज करके वापस आए तो G के कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या बने हमारे? पाई बाई 6। तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? पाई बाई 6, यही है इसका x कोऑर्डिनेट, और है किस कर्व पे? साइन पे। तो पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 बोलो हो गया हाफ। तो P ऑफ y मतलब हाफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू G का y कोऑर्डिनेट ये है, तो ये हो गया सिग्मा साइन a बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 3। दिस इंप्लाइज सिग्मा साइन a बाई 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2। तो बच्चे कहते हैं हाँ सर हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जेंसन से कर तो दिया हमने। मैंने कहा बेटा ये तो कर दिया आपने, जरा इधर वाला भी तो लाके दिखाइए। ये जो लिखा हुआ है आपका क्या कि साइन a बाई 2 प्लस साइन b बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2, तो चलो आ गया। पर अब आपको मेरे को ये दिखाना है कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब अगर मेरे को ये दिखाना हो कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो वो देखिए अपने आप में एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका हो जाता है। दो तरीकों से बोलो बच्चों इसको किया जा सकता है। एक के अंदर थोड़ा सा मेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल बोलो होगा, और एक में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। दोनों ही मेथड बहुत बेहतरीन है। तो पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से दिखाता हूं। उसने मुझसे कहा कि आपको प्रूफ करना है साइन a बाई 2 प्लस साइन b बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। मेथड नंबर 1 देखेंगे समय के अनुसार। अगर मुझे ऐसा लगा कि मेथड 1 से ही बता के छोड़ दिया जाए तो वो भी बोलिए मैं छोड़ सकता हूं। देखिएगा थोड़ी सी अभूतपूर्व बातें हैं बच्चों। साइन a बाई 2 प्लस साइन b बाई 2 ये लिखा हुआ है। अब देखिए मैं जो स्टेप लिखने जा रहा हूं आपको लगेगा कि यार ये तो थोड़ा सा भूतपूर्व है। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। मैं काम कर रहा हूं, ये जो साइन ए बाई 2 प्लस साइन बी बाई 2 लिखा है, मैंने लिखा साइन ए बाई 2 और इसमें मैंने गुणा कर दिया कॉस बी बाई 2 से, और प्लस ये जो लिखा हुआ है साइन b बाई 2 इसमें मैंने गुणा कर दिया कॉस a बाई 2 से। बच्चे कहते सर ये क्या मतलब है? मैंने कहा आराम से देखो बेटा, ये जो कॉस a बाई 2 है ये क्वांटिटी 100% 0 से लेके 1 के बीच में होगी, क्योंकि b बाई 2 एंगल आधा कर चुका। b बाई 2 मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार, जो भी b बाई 2 होगा वो 100% 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा या बराबर, पाई बाई 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो जो भी तुम्हारा b बाई 2 होगा वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो भी क्वांटिटी होगी वो 0 से 1 होगी, और ये जो क्वांटिटी होगी 0 से 1 होगी, और ये क्वांटिटी अगर 0 से 1 के बीच में है तो वो इससे मल्टीप्लाई होने पर उस क्वांटिटी को छोटा कर रही है, और इसको भी बोलो छोटा कर रही है। इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी जो होगी वो इस क्वांटिटी से
छोटी या बराबर होगी। इनफैक्ट बराबर भी नहीं हो सकती। क्यों? अरे बराबर तब होती जब ये क्या बनता, 1, और उस समय ये भी 1 बनता। लेकिन cos a बाई 2 cos b बाई 2 जो भी तुम्हें दिख रहे हैं वो बोलो 1 बन नहीं पाएंगे, क्योंकि a और b 0 नहीं बन पाएंगे। कैसे? इससे फायदा क्या हुआ? मैंने कहा देखो ये लिखा हुआ है sin a बाई 2 प्लस sin b बाई 2 विच मस्ट बी ग्रेटर देन, और ये मैंने चुपके से फॉर्मूला बनवा दिया। किसका? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का। तो ये साइन ए प्लस बी बाई 2 का फॉर्मूला हुआ, और ये साइन ए प्लस बी बाई 2 ध्यान से देखो तो बोलिए कॉस सी बाई 2 बन गया बच्चों। ये बोलिए मेरा बन गया है कॉस सी बाई 2। इसका मतलब साइन ए बाई 2 प्लस साइन बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस सी बाई 2। यहां तक बोलो डन है बच्चों? पर मुझे निकालनी किसकी वैल्यू थी? इसकी, साइन ए बाई 2 प्लस साइन बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2। तो मैंने कहा किसकी कमी रह गई? तो बच्चों ने कहा सर साइन सी बाई 2 की कमी रह गई। तो मैंने कहा इसको इधर भी लगा देता हूं। इसका मतलब जो भी एक्सप्रेशन मेरे को चाहिए था, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। ओके, अच्छा अब वैसे तो मैंने लास्ट टर्न पे भी रिवाइज कराया था। अगर मुझे कभी भी दिखता है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो उसको सिंगल में बदलने के लिए हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया रूट 2। एक तरह से बोलो तो साइन ऑफ सी प्लस पाई बाई 4, साइन ऑफ सी प्लस पाई बाई 4। बोलो डन है? इसका क्या मतलब हुआ? एक बार यहां लिख देता हूं। इसका मतलब मेरा जो साइन ए बाई 2 है प्लस साइन बी बाई 2 है प्लस साइन सी बाई 2 है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 2 साइन ऑफ सी प्लस पाई बाई 4। डन है? अच्छा बच्चों, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये सी बाई 2 है ना, मैंने शायद इसको वो लिख दिया। हाँ, ये सी बाई 2 है, तो ये सी बाई 2 है, ये भी सी बाई 2 है। तो अब देखो बच्चों, ये जो सी बाई 2 है ये बेचारा जाएगा 0 से लेके 90, 45 जोड़ने के बाद ये जाएगा 45 से लेकर 135। और अगर मैं साइन का ग्राफ केवल 45 से लेकर 135 तक जाऊं, इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, बोलो वो आएगी 1 बाई रूट 2। इसका मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू होल्ड कर रहा होगा, मतलब दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन, बोलो हो जाएगी क्या? 1। और ये समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? फिर से कह रहा हूं, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? 1 बाई रूट 2। बाहर क्या पड़ा है? रूट 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1। इसका मतलब दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और अगर मैं डायरेक्टली इसको क्लब करता हूं तो साइन ए बाई 2 प्लस साइन बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 जो होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो जेनसन से उधर वाली इनइक्वालिटी तो आराम से आ जाती है 3 बाई 2 वाली, लेकिन 1 वाली निकालने में बोलो बच्चों फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ मैक्सिमम मिनिमम के मैं सवाल लेके आया था, वो मैंने आपको करा दिए। अब वैसे तो मेथड 2 बताने का मन था, लेकिन बेटा समय काफ़ी हो रहा है, तो मैं देख लेता हूँ अब अपने पास कितने सवाल हैं, और इसमें से जो भी बढ़िया बढ़िया सवाल हैं वो मैं आपको करा देता हूँ फटाफट। चलिए, ये वाला सवाल तो शायद मैंने लास्ट टर्न पे भी आप लोगों को क्लिप में दिखाया है, पीपीटी दिखाई है। इस सवाल को एक बार हम लोग कैसे करेंगे, जल्दी से एक बार विचार बनाएं, क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत काम में आता है बच्चों। कहता है प्रूफ दैट कॉस
2 पाई बाई 9, cos 4 पाई बाई 9, cos 6 पाई बाई 9, cos 8 पाई बाई 9 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमसे कहता है प्रूफ कीजिए कि ये जो भी लिखे हुए हैं वो सारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और अगर लास्ट टर्न का आपको लेक्चर याद हो, जितने भी बच्चे ऐसे बैठे हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं लेकिन उन्हें लास्ट लेक्चर नहीं याद है क्योंकि मैं उसका रेफरेंस लेने वाला हूं, उसमें मैंने एक सवाल आपको कराया था, कुछ ऐसा था कि साइन की पावर 4 30 डिग्री, साइन की पावर 4 50 डिग्री और साइन की पावर 4 70 डिग्री, इनका कुछ सम निकालना था। तब मैंने कहा था कि हम लोग ऐसा, क्योंकि जैसे यहां तो मैंने कहा सीधे सीधे कि दिखाइए कि ये जो बैठे हैं वो इसके रूट्स हैं, वरना मैं आपसे कभी शायद केवल इनका सम पूछता या इनके पेयर्स का सम पूछता या इनके ट्रिपलेट्स का सम पूछता या प्रोडक्ट का पूछ लेता, तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री से करते तो फिर इनको जोड़कर CND खेलते, पेयर्स का सम होता तो कुछ और सोचते, ट्रिपलेट्स होता कुछ और सोचते। मैं ये थॉट प्रोसेस आप सभी के दिमाग में लाना चाहता हूं कि हम किसी तरह से वो इक्वेशन जनरेट कर लें जिसके ये रूट्स हों और फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाकर समेशन, पेयर्स, ट्रिपलेट्स, प्रोडक्ट सब पता करें। तो आइए अब इसमें थॉट प्रोसेस क्या रहेगा देखो बच्चों, इसी को मैं कॉम्प्लेक्स से भी रिलेट कर सकता हूं कि देखिए मैंने 1 के 9th रूट निकाले, मैंने 1 के 9th रूट निकाले तो उसमें से ये 4 रूट तो आएंगे ही आएंगे, फिर कुछ और भी आएंगे। ठीक है, तो क्या प्लान है देखो बच्चों, cos 2 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9, 6 पाई बाई 9, 8 पाई बाई 9, अगर मैं इसको एक नाम दूं थीटा 2 पाई बाई 9, तो बच्चे कहते हैं सर ये थीटा, फिर 4 पाई बाई 9, 6 पाई बाई 9, 8 पाई बाई 9। मैंने कहा गेम मेरा ये है कि अगर मैं इस 9 को इधर फेंक दूं तो ये कुछ 9 थीटा बराबर 2 पाई बना, लेकिन बच्चे कहते हैं सर यहां तो 9 थीटा बनेगा 4 पाई, यहां 9 थीटा बनेगा 6 पाई, यहां 9 थीटा बनेगा 8 पाई। फिर तो मैंने कहा तुम 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 8 पाई पर कंसंट्रेट करने की बजाय ऐसे सोचो कि वो सारे के सारे 2 पाई के मल्टीपल हैं, वो सारे के सारे 2 पाई के मल्टीपल हैं। तो आप एक इक्वेशन जनरेट करो 9 थीटा बराबर 2 के पाई, जिसमें हम लोग के की वैल्यू को कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 बोलो डालकर काम करना शुरू करेंगे। अब सुन लेना, हो सकता है पहली बार में तुमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन पहले एक बार पूरा सुन डालना, फिर एक सवाल और कराऊंगा, उससे आपको चीजें और रिलेट होनी शुरू होंगी। तो 2 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9, 6 पाई बाई 9, 8 पाई बाई 9, मैंने देखा कि 9 थीटा बराबर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सब बोलो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो मैंने लिखा 9 थीटा बराबर 2 के पाई। और लाना क्या है, कॉस, तो मैंने कॉस लगा दिया, ये लिख दिया कॉस 9 थीटा बराबर कॉस ऑफ 2 के पाई, जो बोलो क्या बनेगा, कॉस ऑफ, या अभी पहले कॉस लगाने के पहले एक काम कर लेता हूं, क्यों भाई, मैंने अगर सीधे कॉस लगा दिया तो आ गया कॉस 9 थीटा, उधर बोलो तुम्हारा आ जाएगा 1, पर मैंने कहा क्या तुम्हें कॉस 9 थीटा का फार्मूला आता है? हो सकता है आता हो, मना नहीं कर रहा, मेरे को तो आता है, लेकिन कॉस 9 थीटा का फार्मूला तो यार मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस 9 थीटा को 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूं, मतलब जैसे मैं एक हिस्सा निकाल के यहां फेंक दूं, थीटा इधर फेंक दूं, तो बचा क्या, 8 थीटा और थीटा। अभी तो क्या 8 थीटा का आता है, नहीं आता, 7 थीटा नहीं आता, 6 थीटा, 6 थीटा और 3 थीटा, तो 6 थीटा और 3 थीटा तो तब भी ठीक लगा, 3 थीटा आता है, 6 थीटा में मेहनत होगी। मैंने कहा और छोटा करो तो 5 और 4, फिर छोटा करोगे तो वही पलटने लगेगा 3 और, तो आप इसको सबसे क्लोजेस्ट वाले में तोड़ लो। तो क्लोजेस्ट क्या हुआ, मैंने लिखा 5 थीटा बराबर 2 के पाई माइनस 4 थीटा। अब बच्चे कहते सर मेरे को तो 5 थीटा का भी नहीं आता, मैंने कहा थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास कर, अभी देख मैं दिखाता हूं। मैंने दोनों तरफ कॉस लगा दिया,
तो आ गया cos 5 थीटा बराबर cos ऑफ 4 थीटा, और बोलो प्लस रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई में जैसे ही माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस बोलो पॉजिटिव है। डन। अब बच्चों ने कहा सर अब क्या करें, कॉस 5 थीटा का फार्मूला कैसे लगाएं। मैंने कहा यार कॉस 5 थीटा का तो फार्मूला मुझे भी नहीं आता। अरे वो अगर अपने ईगो पे ले लेंगे तब तो बोलो कहीं ना कहीं से बोलो करेंगे ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक काम करो, कॉस 5 थीटा तो नहीं आता, लेकिन अगर मान लो मैं इसमें दोनों तरफ कॉस थीटा जोड़ दूं तो फायदा, जब इसमें सीएनडी लगाएंगे तो बोलो वो 3 थीटा और 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और उधर क्या आया, कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। बच्चे कहते सर अब आप यहां लगाएंगे तो खराब हो जाएगा, 5 थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2। मैंने कहा अब 2 मिनट रुक, वहां नहीं लगाऊंगा, यहां अगर मैं लगाऊं तो क्या आएगा, 2 कॉस ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। बोलो ये कंट्रोलेबल है, हाँ है। और ये जो कॉस 4 थीटा लिखा है इसको मैं लिख देता हूं हाफ एंगल में 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तुम बात को समझो तो कि तुमने अगर इसको 9 थीटा माना है तो थीटा तुम्हारा 2 पाई बाई 9 तो है, पर तुम्हें जो रूट बनाना है वो तो कॉस थीटा ही बनाना है ना। और अगर तुम्हें रूट बनाना है कॉस थीटा तो तुम इक्वेशन को कॉस में ही लाने की कोशिश करो और कॉस थीटा को फिर टी मान लेना। तो क्या हुआ फायदा, अब मैंने यहां से लिखा 2 कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2। और ये जो कॉस 2 थीटा लिखा है इसको भी लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों, डन। चलिए अब मैं काम करता हूं, इसकी एक कॉपी बना लेता हूं क्योंकि ये इक्वेशन मेरे को बार बार फिर नहीं तो देखनी पड़ेगी। तो मैंने इसको पहले ऐसे हटा दिया, ये तो ठीक है। ओके, तो देखो भाई अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनी हुई है बच्चों, जरा चेक करना, मेहनत तो लगेगी ही। तो देखो यहां से क्या हुआ, ये हुआ बोलो 2, यहां से देखो c कॉमन ले सकता हूं मैं, तो c मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या आया 4c स्क्वायर माइनस 3 2c स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2। अगर मैं इसकी ओपनिंग कर दूं तो आया 4c की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4 c स्क्वायर, किनारे माइनस 1 प्लस c। अगर मैं इधर ओपन करूं तो 8c की पावर 4 माइनस 8c स्क्वायर प्लस c, और ये हो गया प्लस 1। डन है बच्चों, ठीक है। और इधर भी अगर मान लीजिए मैं ओपन कर देता हूं तो ये हुआ बोलो 2c, और अंदर इसको ओपन किया तो 8c स्क्वायर माइनस 6c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, बोलिए प्लस 3। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आ गया 16 c की पावर 5, ये देखिए 6 4 10 हो गया, c स्क्वायर ही है ना, तो 6 4 10 मतलब माइनस 20 c क्यूब, और प्लस में आ गया 6c, ठीक है, और इज इक्वल टू 8c की पावर 4 माइनस 8c स्क्वायर प्लस c प्लस 1। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चों, 16c की पावर 5। अब अगर मैं 4 वाले को इधर ले आऊं, 8c की पावर 4 फिर माइनस 20c क्यूब प्लस 8c स्क्वायर,
और c कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5c, आ जाएगा 5c और -1 इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ बच्चे एकदम से ये कहते हैं कि सर इक्वेशन के 4 रूट्स चाहिए थे, तो इक्वेशन तो 4th डिग्री की आनी चाहिए थी, पर यहां पर अगर आप देखें तो आपकी इक्वेशन तो 5th डिग्री की आ गई। मैंने कहा हाँ बच्चों आ तो गई, लेकिन एक बात देखो, क्या इस इक्वेशन का एक रूट, एक पुरानी बात बताता हूं, जरा इसके सारे कोफिशिएंट्स देखो। पहले का कोफिशिएंट 16, अगले का -8, अगले का -20, अगले का 8, अगले का 5, अगले का -1। और ये जितने भी आपको बोलो नजर आ रहे हैं, अगर आप इन सबका सम निकालते हो तो देखिए -20, -28, -29 और 16 और 8 24 और 5 29, बोलिए 0 आ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट 100%, बोलिए 1 आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट 100%, बोलिए 1 आएगा। इसका मतलब इसका एक फैक्टर x -1 मतलब c-1 होगा ही होगा। तो अगर ये c-1 मैं इससे अलग कर लेता हूं, और एक बात तय है कि c = 1 इसका असली रूट है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर k की वैल्यू केवल क्या क्या डालने वाला हूं, 1 2 3 और बोलिए 4। तो इसका मतलब c = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं, मतलब इनडायरेक्टली वो इसका एक एक्सट्रेनियस रूट बन गया। तो अगर मैं वो c-1 बाहर कर दूं तो जब आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको यही इक्वेशन मिलती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 4 रूट मैंने कंसीडर किए, क्योंकि देखो इन चारों में से किसी की भी वैल्यू बोलो 1 नहीं है, तो वो जो मेरा एक रूट बाहर 1 आ रहा है उसका कारण ये तीनों लोग हो नहीं सकते। इसका मतलब ये जो c-1 है, ये अगर मैं बोलो इग्नोर कर दूं तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है पूरी की पूरी, इस इक्वेशन के रूट जो होंगे वो वही चारों होंगे, cos 2π/9, cos 4π/9, cos 6π/9 और cos 8π/9। और अब अगर मुझसे कोई इनका सम पूछता तो मैं बिना पेन चलाए आंसर देता -1/2। कोई कहता कि मुझे तो पेयर्स का सम बताओ, तो प्लस माइनस प्लस, तो मैं आंसर देता -3/4 एंड सो ऑन। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को ध्यान से समझना ही होगा, क्योंकि इसको बिना समझे इक्का दुक्का सवाल तो बोलिए हो सकता है आप लोग मेहनत करके कर ले जाओ, लेकिन जब इसी वैरायटी के सवाल बार बार आने शुरू होंगे तो फिर दिक्कत आती है। तो ये देखिए उसी वैरायटी का एक और प्रश्न आपके सामने लिखा है। अभी तो हम कॉस वाला कर रहे थे, अब हम लोग tan वाला बोलिए करने जा रहे हैं। क्या पूछा उसने? tan π/7, tan 2π/7, tan 3π/7। फिर यहां पर उनके स्क्वायर्स का सम और यहां पर उनके कॉट के स्क्वायर का सम। तो ये जो कॉट स्क्वायर है इसको तो हम लोग 1/10² करके बोलो लिखकर कर सकते हैं, लेकिन पहले किसी तरह से वो इक्वेशन तो जनरेट हो जिसके रूट्स कौन हो, tan π/7, 2π/7 एंड 3π/7। क्यूबिक बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो मेरा वही थॉट प्रोसेस है। यहां पर देखो एंगल क्या है, π/7, 2π/7, 3π/7। अगर मैं इसको थीटा मानूं तो यहां से आएगा 7 थीटा बोलिए बराबर पाई, दूसरे में आएगा 7 थीटा बराबर 3 पाई,
और तीसरे में आएगा 7 थीटा बराबर 2 पाई, एक पाई एक, 2 पाई एक, 3 पाई। तो इन सभी का tan क्या होता है? इन सभी का tan 0 है, चाहे वो पाई होता, चाहे 2 पाई होता, चाहे 3 पाई होता। यहां तक सहमत है? तो अब मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा? मैं लिखूंगा 7 थीटा बराबर बोलो k पाई, जहां पर मैं k की वैल्यू को 1, 2 और 3 लेने की कोशिश करूंगा बच्चों। उससे इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को 100% ये तीनों सेटिस्फाई तो करेंगे ही करेंगे, पर और भी कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? जैसे पिछली बार क्या हुआ था, हमारी इक्वेशन 5th डिग्री की बन गई थी, जबकि चाहिए तो 4 ही थे, तो एक एक्सट्रेनियस आया। इसी तरह से यहां पर भी देखो क्या होने वाला है। अब क्या आए? tan। अब बच्चे कहते हैं सर पिछली बार 9 थीटा था, तो आपने कहा था 9 थीटा का फॉर्मूला नहीं आता, उसको तोड़ो। यहां पे 7 थीटा है, तोड़िए। मैंने कहा लेकिन 10 का तो आता है मुझे। S1 माइनस S3, याद आ रहा है? S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 अपॉन, पर अपॉन की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि k पाई है ना, तो 10 k पाई 0 हो जाएगा। तो 10 का फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने यहां पर दोनों तरफ बोलो लगा दिया tan 7 थीटा बराबर 10 k पाई, और 10 k पाई की वैल्यू 0। अरे k चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, मल्टीपल ऑफ पाई हो गया ना। और अगर मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तो उसके 10 की वैल्यू तो 0 आनी। और tan 7 थीटा क्या होगा? S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 बोलिए बराबर 0। ठीक, तो चलिए अब S1 क्या होगा? ये होगा 7 tan थीटा, माइनस S3 क्या होगा? 7C3 tan क्यूब थीटा प्लस 7C5 tan की पावर 5 थीटा माइनस 10 की पावर 7 थीटा बराबर 0। डन है। अब यहां से देखो, चलो यहां से एक देखो tan थीटा कॉमन, और फिर कह दूं tan थीटा अगर तुम कॉमन लोगे तो एक रूट आएगा tan थीटा बराबर 0। लेकिन मेरे जो तीनों रूट्स हैं उनकी वैल्यू कम से कम 0 तो नहीं है, तो वो हमारा इनडायरेक्टली एक्सट्रेनियस रूट हो गया। तो अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या आया? 7 माइनस 7C3 की वैल्यू होगी 7, 6, 5/6, मतलब 7 पंजे 35। तो 35 में आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 7C2 जो बेसिकली, हाँ 7C5 जो बेसिकली बन जाएगा 7C2। तो 7C2 कितना हुआ? 7 इंटू 6/2, 7 छंग 21। तो ये हो गया 21 tan की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा बराबर 0। मैं इसकी एक कॉपी बना लूं बच्चों, और कॉपी बनाकर फिर मैं पुराना वाला हटाऊंगा। पीडीएफ में आपके पास तो रहेगी ही, मैं केवल ये इक्वेशन रख ले रहा हूं, बस ये हो गई। तो क्या, अरे ये क्या हुआ? कॉपी बनाई थी, डिलीट किया, लेकिन मतलब रिमूव किया, लेकिन वो बच गया। कोई बात नहीं, आइए। हाँ, तो इसका मतलब अब इक्वेशन क्या बनी है मेरी? मैं इसको अगर उधर फेंक दूं तो tan टू दी पावर 6 थीटा माइनस 21 tan की पावर 4 थीटा प्लस 35 tan स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 7 बराबर 0। बच्चे कहते हैं सर आपको रूट्स निकालने थे 3, इसका मतलब आपको क्यूबिक इक्वेशन बनानी थी। आपकी इक्वेशन बन गई किस डिग्री की? 6 डिग्री की। ये 6 कहां से आ गई? मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा रिलैक्स होके देखो। तो अगर मैं यहां पे tan स्क्वायर थीटा को एक नाम दे दूं t, तो इक्वेशन क्या बनी? टी क्यूब माइनस 21 टी स्क्वायर प्लस 35 टी
-7 बराबर 0। अब बच्चे कहते चलो क्यूबिक तो बन गई सर, इसके कुछ रूट्स होंगे, मान लो एक रूट T1, एक रूट T2, एक रूट T3, और T1 आपने माना किसको है, tan स्क्वायर थीटा को। तो मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि ये जो 6th डिग्री की इक्वेशन है, एक 6th डिग्री की इक्वेशन के जो 6 रूट्स होंगे, 3 तो वो हैं जो हमें चाहिए, tan π/7। अब यहां देखो, अगर मान लो ये 5 आया, तो जब तुम tan थीटा निकालोगे तो प्लस माइनस √5 बनेगा। तो इसका मतलब 2 रूट हो गए, एक हो गया tan π/7, तो एक हो गया -tan π/7। खुद देखिए समेशन ऑफ रूट इसका कितना था, इसमें देखिए 10 की पावर 5 का टर्म था ही नहीं, तो 0 था। तो हो क्या रहा था, ये इसको काटता, ऐसे ही एक आता आपका 10 2π/7, तो एक इसका निगेटिव आता, और एक आता 10 3π/7, तो एक इसका निगेटिव आता। इसका मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन तुम्हें 6th डिग्री की दिख रही थी, उसके जो 6 रूट्स थे, वो 6 रूट्स बेसिकली 10 π/7, 10 2π/7, 10 3π/7, और उसी के 3 निगेटिव बोलो होते। और अब जो टी में क्यूबिक बन रही होगी, इस टी के रूट्स कौन होंगे, एक होगा आपका tan स्क्वायर π/7, एक होगा tan स्क्वायर 2π/7, और एक होगा tan स्क्वायर 3π/7। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो काम बढ़िया हो गया। अब मैंने कहा हो गया सवाल, आपने पूछा है इनका प्रोडक्ट, तो मैं अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो निकल के आता 21, जो बेसिकली इनके स्क्वायर्स का सम होता। तो बच्चे कहते हैं सर जब इनके स्क्वायर्स का सम आ रहा है 21, तो इसका आंसर, कहते हैं सर प्लस माइनस हो सकता है। मैंने कहा लेकिन एक बात देखो, ये सारे एंगल बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अरे π/7 को गैस करो यार तुम, पाई 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री बटे 7 करोगे तो बोलो 20-25 डिग्री के आसपास ही तो आएगा। और अगर 25 डिग्री भी है तो उसका 3 गुना कर दिया तो बोलो 75 बैठा, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब इसका आंसर जो भी निकल के आना है वो पॉजिटिव ही आना है। सॉरी 21 नहीं, 21 तो समेशन ऑफ रूट होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट वहां से आता, प्लस माइनस। इसका मतलब जो इनका प्रोडक्ट निकल कर आता वो तो आता 7, इनका जो प्रोडक्ट आता वो तो आता 7। इसका मतलब इसका आंसर हो जाता √7। आ रहा होगा बच्चों। अब अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता, तो ये तो एग्जैक्टली इस इक्वेशन के समेशन ऑफ रूट आ गए, और इसका समेशन ऑफ रूट कितना है, 21 है। बच्चे कहते सर ये तो ठीक है, अब इसका क्या करें। मैंने कहा इसमें क्वाड्रेटिक का एक कॉन्सेप्ट लगा। इस इक्वेशन के रूट्स हैं tan स्क्वायर ये, tan स्क्वायर ये, tan स्क्वायर, तुम्हें चाहिए कौन, कॉट। तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट। अगर मुझे किसी इक्वेशन के रूट्स को रेसिप्रोकेट करना हो तो बस x की जगह क्या डाल देते हैं, 1/x। तो यहां अगर मैं t की जगह 1/t डाल दूं तो 1 - 21t + 35t स्क्वायर और -7t³ बराबर 0। इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो होंगे cot π/7, cot 2π/7 और cot 3π/7 स्क्वायर्स। तो मुझे अब इनका सम चाहिए, तो इनका सम यहां से निकाल देता हूं, तो प्लस माइनस, तो -35 बटे -7, तो इसका आंसर आएगा 5। तो इसका मतलब सेकंड वाले का नेट आंसर आएगा 105। बोलो क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, √7। धन्य बच्चों। चलिए ओके, अब बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखो बच्चों इसी प्रकार का है। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपके सामने अब HW रख रहा हूं। मैंने अभी 10 का कराया था, ठीक। अब ये बिल्कुल उसी प्रकार से साइन वाला आ गया है। तो ये क्वेश्चन आप
अपने हिसाब से कीजिएगा एज अ होमवर्क। अब जो मेरा एक दो सवाल कराने का मन है वो एक ये क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों को कराता हूं। ये क्वेश्चन मैंने जो आपको लास्ट टर्न पे टेलीस्कोपिक पढ़ाई, मल्टीपल सिग्मा पढ़ाए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो गई, तो ये ट्रिग्नोमेट्री, मल्टीपल सिग्मा और उन सब का कॉम्बिनेशन है जो आपके सामने आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करके हम लोग अपने इस लेक्चर को आज वाइंड अप करेंगे। ठीक, इससे आपको काफी सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। क्या लिखा हुआ है? पाई, वैसे पाई बोलते नहीं पर समझ लो, r बराबर 1 से लेके 51। इसका मतलब ये लगातार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू k टाइम्स पाई कॉट ऑफ दिस, मतलब 10 के इतने सारे टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर है k टाइम्स कॉट के इतने सारे टर्म का प्रोडक्ट। और फिर कह रहा है ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वी गेट, इसको जब मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 3 की पावर 50 माइनस 1, जो इसके बराबर है a बाई बी के माइनस 1, जहां a और b इंटीजर हैं तो a माइनस बी की वैल्यू बताइए। उस दिन किसी बच्चे ने एक कमेंट किया था कि सर आप क्वेश्चंस को प्रूविंग की बजाय एमसीक्यू फॉर्म में लाया करिए, ऑप्शंस के फॉर्म में लाया कीजिए। तो ये मान लीजिए इंटीजर वाले में है, तो जो मुझे थॉट बताना होता है वो तो प्रूविंग में बता देता हूं, पर आगे से मुझे इसका सजेशन अच्छा लगा तो कोशिश करूंगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट भी बताना चाहूं उसको एक सवाल के रूप में लाऊं और उसमें आपके सामने मैं ऑप्शंस रख के दूं। तो आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चों। मैं पहला काम ये करने जा रहा हूं क्या लिखा है ये देखो, लिखा है tan ऑफ, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये लिखा है पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इंटू 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1। और यहां पर क्या लिखा है कॉट ऑफ, ब्रैकेट ओपन करूं तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 इंटू 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1। मैंने कहा ठीक। अच्छा, एक तरफ tan है एक तरफ cot है, कम अच्छा लग रहा है, कौन कंफर्टेबल? tan। तो हम इस cot को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करके? cot थीटा को लिख सकता हूं tan ऑफ 90 माइनस थीटा। अब मेरे साथ साथ ध्यान से चलना बच्चों, तो इस cot को मैंने लिख दिया tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस ये पूरा एंगल, तो ये हुआ माइनस में पाई बाई 3, फिर ये प्लस हो गया पाई बाई 3, 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1। ठीक है, फायदा ये बन गया मेरा tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 हो गया बोलो 60 प्लस पाई बाई 3 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1, इस पे लगा पाई, बाहर के, और यहां इसके ऊपर बोलो लगा हुआ है पाई। अब क्या करा जाए? मैं एक चीज देख रहा हूं कि यार देखो ये जो चीज नजर आ रही है ये तो दोनों के पास बिल्कुल बोलो एज इट इज बैठी हुई है, ये तो दोनों के पास बिल्कुल एज इट इज बैठी है। मान लो मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक नाम देता हूं थीटा। तो ये क्या लिखा है tan ऑफ पाई बाई 3 प्लस थीटा, और वो लिखा है tan ऑफ पाई बाई 6 प्लस थीटा। ठीक है ना? तो अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूं, अभी पाई मैंने अभी छोड़ दिया है, पाई अभी लगेगा, अभी तो मैं एक सिंगल टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा tan 60
प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस √3 टेन थीटा। डन है। अभी सिंगल टर्म पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। इधर आएगा बोलो के, और वो क्या बनेगा, 1030 मतलब 1/√3 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/√3 टेन थीटा। ठीक है बच्चों। अब यहां पे ऐसे एक पाई लगा होगा, यहां पे भी पाई। एक बात समझ लो, इस पाई की वेरिएशन 1 से 51, इसका भी 1 से 51। तो जब मैं आर को यहां 1 रखूंगा या यहां 1 रखूंगा तो एंगल तो सेम ही बनेगा। तो यहां का पहला एंगल, यहां का पहला एंगल सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा सेम। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर है मेरा √3 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस √3 टेन थीटा, और उधर जो लिखा हुआ है वो ये है। ठीक है। अगर मैं के निकालना चाहूं, क्योंकि इसने जो भी पूछा है कि हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करके लाते हैं, तो वो बोलो कुछ के टर्म्स में आ रहा है। तो मैं अगर यहां से के निकालना चाहूं तो इधर बोलो मैंने रखा के, और ये जो साथी बैठा हुआ है इसको बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहां पर अगर एलसीएम लोगे, यहां एलसीएम लोगे, तो √3 नीचे वाला तो कट ही जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा √3, क्या आया, √3, यहां पे माइनस होगा ना, 10a प्लस जी माइनस होगा बच्चों, माइनस टेन थीटा, √3 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस √3 टेन थीटा। अब इसके ऊपर पाई लगा है, ठीक है ना, पाई। मैं इस पाई क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने थीटा लिख दिया है, और थीटा के अंदर कौन है, आर, और पाई का पैरामीटर मतलब वेरिएबल भी आर ही है, इसलिए मैं पाई अभी अवॉइड कर रहा हूं। जब उसमें आर आ जाएगा तब बोलो मैं रखना शुरू कर दूंगा। तो आइए जरा देखें। अब अगर मैं इनको क्लब कर दूं बच्चों, तो ध्यान से देखना, a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर भी देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बोलो के बराबर आया। अब क्या ये कुछ देखा सुना? अब ये क्लिक करने वाली बात है, अगर कुछ बच्चों को चमके कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ऊपर बोलो किसकी कमी महसूस, tan की। तो बच्चों ने क्या सजेस्ट किया कि सर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं tan थीटा से। फायदा, ये जो पूरा दिख रहा है ये बन गया मेरा tan 3 थीटा अपॉन tan थीटा। मतलब अल्टीमेटली मेरा के क्या आया, मैंने लगाया पाई, आर को चलाया 1 से लेकर 51, और फिर आया है मेरा tan 3, और थीटा का काम मेरा कौन कर रहा था, ये कर रहा था, π/3, 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1, और नीचे आ गया मेरा tan केवल थीटा, मतलब π/3, 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1। अब मैंने कहा ये देखो बेटा वो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट वाली टेलीस्कोपिक बनी। कैसे, मैं अगली स्लाइड पे जाके लिखूंगा, और कलर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो ये 3 से 3 कटा। अगर मैं r को पहली बार रखता 1 तो क्या आता, tan π3 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1। चेक करते जाना बच्चों, ये 3 कट चुका, पाई
3 की पावर 1/3 की पावर 50 - 1। और नीचे क्या आता, नीचे आता बोलो 10 पाई बाई 3 3 की पावर 1/3 की पावर 50 - 1। ध्यान से देखो, जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर वाले का 1/3 ही तो है। अब जब मैं r को 2 रखता, यहां लगता इंटू, यहां लगता 10, यहां लगता पाई, ये लगता 3 की पावर 2/3 की पावर 50 - 1 होल डिवाइडेड बाय, ये आया बोलो 10, ये आया पाई बाई 3, फिर 3 की पावर 2/3 की पावर 50 - 1। इतने में चमक जाना चाहिए आपको। क्या चमक जाना चाहिए कि देखो, ये जो नीचे वाला 3 है, इसको जब काटेगा तो ये जो एंगल नजर आ रहा है 3 पाई/3 की पावर 50 - 1, और ये बोलिए सेम हो गए। तो ये कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट बोलो कैंसिल होते चले जाएंगे। आखिरी वाला मैं जो भी लिखूंगा बोलो वो ऐसे कटेगा, तो एक यहां बचेगा नीचे और एक वहां बचेगा ऊपर। तो ऊपर वाला कौन होगा, वो होगा 10। भाई इसी में तो पुट करोगे या 51 पुट करेंगे इसमें, तो मैं सीधे यहां से लिख रहा हूं, ये लिखा था पाई, ये हुआ 3 की पावर 51/3 की पावर 50 - 1 होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे बना है 10, ये 3 कटा तो ये है पाई/3 की पावर 50 - 1। ये देखिए मेरे k की वैल्यू निकल कर आई है बच्चों, ये मेरी k की वैल्यू निकल कर आई। और उसने कुछ कहा है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, ऐसा। इसका मतलब मुझे किसी तरीके से ये एक्सप्रेशन क्रिएट कराना पड़ेगा, 1 - 3 10 स्क्वायर पाई बाई 3 की पावर 50 - 1। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आप लोगों को ये दे दूं करने के लिए कि करिए तो आप कर लेंगे पक्का, वरना एक दो स्टेप और आगे बढ़ते हैं। लिखा है 10 पाई 3 की पावर 51/3 की पावर 50 - 1, और नीचे क्या है 10 पाई/3 की पावर 50 - 1। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, मैंने कहा इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई। ये जो 3 की पावर 51 बैठा है, अगर मान लो मैं इससे एक 3 अलग कर लूं और इसमें -1 और +1 कर दूं, केवल ऊपर वाले को देखो, तो ये हुआ बोलो 10, इसके साथ अलग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मतलब 3 पाई अलग होगा, और प्लस आएगा 3 पाई/3 की पावर 50 - 1। सहमत है बच्चों? अब 3 पाई तो चेंज नहीं करेगा, तो ये 10 ही रहेगा, और फिर रहेगा 3 पाई/3 की पावर 50 - 1। और ये कौन सा क्वाड्रेंट, अरे 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्लस ही रहेगा। और होल डिवाइडेड बाय लिखा है 10, 10 नीचे क्या लिखा है पाई/3 की पावर 50 - 1। तो वही तो गेम है, अगर ये थीटा है तो ये 3 थीटा है। तो अगर मैं ऊपर 10 3 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, थोड़ा शॉर्ट करूंगा भाई, तो क्या आएगा 3 10a -10 क्यूब ए। बच्चे कहते सर बोल कुछ रहे हैं लिख कुछ रहे हैं, अरे वो नीचे से जो 10 है वो एक काट रहा हूं, और नीचे आएगा 1 - 3 10 स्क्वायर, और एंगल है पाई/3 की पावर 50 - 1 पाई/3 की पावर 50 - 1। ये बोलो के बराबर है। उसने कहा क्या है मुझसे कि ऐसा लाओ आप, तो कैसा 1 - देखो ये वही एंगल है जो हमारा आ रहा है, 1 - 3 10 स्क्वायर दिए, लिख लेता हूं एक जगह। मुझे कुछ ऐसा लाना है कि 1 - 3 10 स्क्वायर पाई/3 की पावर 50 - 1
और वो चाहता है कि वो बराबर हो जाए a अपॉन बी के माइनस 1 के। तो a अपॉन बी के माइनस 1 के। तो इसको अब मैं किसी तरह से थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 10 का टर्म केवल एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है। तो अब ये वो मैनिपुलेशन का काम करता हूं, जरा ध्यान से देखो, या एक काम करता हूं उसका यूज कर लेता हूं। इस चीज की वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है 10 स्क्वायर पाई बाई 3 की पावर 50 माइनस 1, इसकी वैल्यू अगर मैं यहीं से निकाल लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k माइनस 3k, और उसको एक नाम दे दे रहा हूं कैपिटल T, और ये क्या लिखा है 3 माइनस कैपिटल T। तो कैपिटल T निकालो, तो कैपिटल T निकल के आएगा k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। ये कैपिटल T आ गया मेरा। चेक कर लो बच्चों, इसको इधर लाए k माइनस 3, इसको इधर फेंका तो 3k माइनस 1। इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या आया 1 माइनस 3, और ये हो गया k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। एलसीएम लिया तो 3k माइनस 1 ऊपर 3k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 9, ये 3k कटा तो ये हो गया 9 माइनस 1, 8 डिवाइडेड बाय 3k माइनस 1, जो इसके बराबर इन्होंने दिया है। इसका मतलब a की वैल्यू देखो निकल कर आ गई मेरी कितनी 8, और b की वैल्यू आ गई कितनी 3, और ये रहा बोलिए माइनस 1। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको एक दो बार तो पीछे होके देखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या थॉट प्रोसेस लगा। पहला थॉट प्रोसेस, इधर कॉट उधर 10, कॉट को बदला 10 में, किसमें 90 की सहायता से बदल दिया, ठीक। फिर इधर 10 का फार्मूला, 10 का फार्मूला एक तरफ इकट्ठा किया, 10 लेके आए, फिर इसको जब ओपन किया तो ये 10 3a में बदल गया, 10 3 थीटा अपॉन 3 थीटा। फिर इसमें टेलीस्कोपिक लग गई, बोलो मल्टीप्लिकेशन वाली, काफी हद तक कटता चला गया। फिर सिंप्लीफाई होने के बाद भी अच्छे स्तर का मैनिपुलेशन हुआ, तब जाके बोलो कहीं ये सवाल पे हम लोग पहुंच पाए हैं। तो सवाल तो बहुत सारे लाया था, लेकिन टाइम की अपनी एक लिमिटेशन होती है। उसमें से कई सवाल आपको डीपीपी के रूप में मिलेंगे। तो जहां तक होमवर्क की बात है तो पीडब्ल्यू के ऐप पर आपको डीपीपी मिलेगी, जिसमें कुछ 10 से 15 सवाल तक हो सकते हैं, वो आपको करना है। समरी ये है कि ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, टीआरआई और टीई। मैंने उसको कंबाइंड करके सारे कॉन्सेप्ट अब कोशिश करी है कि रिवाइज कर लूं। उसमें मैंने फॉर्मूले नहीं पढ़ाए हैं, पर अच्छे अच्छे नॉन रूटीनल वे जो हो सकते हैं वो आपको कराए हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा सेशन जो मैं 2 क्लासेस का लाया था, वो बोलो कंप्लीट हुआ। अब बेटा सचेत होकर जागृत हो जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट कैप्सूल जो आने वाला है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इस पे कम से कम 6 से लेके 7 लेक्चर आएंगे। तो ये आपके लिए एक तरह से प्री रिक्विजिट है कि मेरी क्लास आने के पहले आप कम से कम स्ट्रेट लाइन, सर्किल रिवाइज कर लें, क्योंकि मैं बहुत रूटीनल बातें कि स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, ये नहीं बताने वाला। जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, क्या एंगल बाइसेक्टर, पोजीशन ऑफ पॉइंट, वो सब बातें मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए। हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का जरिया आपके कमेंट्स हैं, आपके व्यूअरशिप हैं। तो प्लीज जहां जहां भी मैंने लेक्चर के बीच में आपसे कहा है, फिर से कह रहा हूं, मुझे बौधायन का सम्मान वापस चाहिए, बौधायन प्रमेय आनी चाहिए। जहां जहां भी आपको अच्छी फीलिंग आती है, जस्ट आप केवल थम्स अप या थैंक यू सिंपल डाल देंगे तो भी वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।